नमस्कार दोस्तों, एपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट अपन ने जेट के लेक्चर में चट्टानों के बारे में पढ़ा था, चट्टानों का वर्गीकरण पढ़ा था, कौन सी चट्टान कैसी होती है, कैसे उसको पहचानेंगे, कैसे वो बनती है, इन सब के बारे में देखा था। आज का जो लेक्चर रहेगा अपना, वो उसके बाद में भारतीय मृदाओं के बारे में रहेगा। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी जो नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन भारतीय मृदाओं से। किन कौन से मुख्य रूप से भारतीय मृदाएं होती है, कौन सी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, किस प्रकार की मृदा कौन से राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है, इन सब के बारे में आज अपन जानेंगे। शॉर्ट में जानेंगे, ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि जेट के एग्जाम के लिए आपके बहुत शॉर्ट में आता है। मुख्य रूप से राजस्थान की मृदाओं पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन कभी कभी भारतीय मृदाओं से भी क्वेश्चन आता है। तो भारतीय मृदाओं को अपन शॉर्ट में पढ़ेंगे, ज्यादा बड़ा चैप्टर या ज्यादा बहुत बड़ा नहीं लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन भारतीय मृदाओं से। देखो, आज का टॉपिक है अपना भारतीय मृदाओं पर या भारतीय मृदा। तो भारतीय मृदा में मुख्य रूप से जो अपने भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है वो मृदा होती है जलोढ़ मृदा। कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन एलुवियल सोइल। कौन सी बोलते हैं? एलुवियल सोइल। इसको चाहे तो आप एलुवियल को भी हिंदी में लिख सकते हो, लेकिन मुख्य रूप से जलोढ़ मृदाएं होती है जो भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। अगर इनके क्षेत्रफल की बात की जाती है तो इनका क्षेत्रफल लगभग अपने पास में 75 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, और वहीं पे स्क्वायर किलोमीटर में बात करें तो 143 किलोमीटर स्क्वायर एरिया मुख्य रूप से इनका है। भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली मृदा भी कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा ही होती है। जलोढ़ मृदा का निर्माण की बात करते हैं तो इनका निर्माण जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा। अब जल के द्वारा कैसे होता है इसको अपन समझेंगे। देखो, इस प्रकार की मृदाओं का निर्माण मुख्य रूप से किसी भी मृदा का, या अपन बात कर सकते हैं मुख्य रूप से जो मृदाएं होती है उनका जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमने से होता है। यानी यहाँ पे कोई मृदा है, ये मृदा जब इससे जाएगी और दूसरी जगह जाकर जम जाएगी, या कोई चट्टान है, चट्टान टूटी है, टूटकर जो मृदा बन रही है वो मृदा दूसरी जगह जाकर जमा हो जाएगी, तो ये किसके द्वारा गई? मुख्य रूप से जल के द्वारा। तो जल के द्वारा जाकर ये जमने वाली मृदाएं होती है, इनको जलोढ़ मृदाएं कहते हैं। तो इनका निर्माण मुख्य रूप से जल के द्वारा होता है, और जल के द्वारा होता है तो ये अपने को पता लग गया कि इनका निर्माण मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्र में होता है जहां पे जो नदियां हैं या फिर समुद्र हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं। यानी नदियां जहां समुद्र में मिलती है, जिसको अपन बोलते हैं डेल्टा क्षेत्र, उस डेल्टा क्षेत्र में क्या होता है? इनका निर्माण होता है। अब देखो, यहाँ पे जल के बात कर रहे हैं अपन, जल के द्वारा इनका निर्माण हो रहा है। तो देखो, इनका निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। यहां से देखो, कोई भी पदार्थ जाएगा टूटकर और एक परत बना लेगा इस प्रकार से। ऐसे क्या होगा, इसमें हर साल क्या होगा, यहां से मृदा जाएगी और जाकर क्या होगी, इसके ऊपर जमती चली जाएगी। जो पहले वाली मृदा होगी उसका कलर क्या होता चला जाएगा? गहरा होता चला जाएगा, और जो नई जमेगी उसका रंग हल्का रहता रहे। जो पहले जम गई उसका गहरा, जो नई जमी है उसका हल्का रंग होता है। जो पहले जम गई है उसको अपन बोलते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर। और जो नई जमी है उसको अपन बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? जो पहले से जम चुकी है उनको बोलेंगे अपन खादर, जो नई जमी है उनको बांगर। ये जो जमी है मृदाएं, ये यहाँ पे बनी है, ये मृदाएं एक के ऊपर एक परतों के रूप में आकर जमा हुई है। तो जलोढ़ मृदाओं की मुख्य विशेषता होती है कि इनको परतदार मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परतदार मृदा। परतदार चट्टान की बात आए तो अवसादी चट्टान को कहते हैं, और परतदार मृदा की बात आए तो परतदार मृदा किसको कहेंगे? जलोढ़। कारण क्या है कि देखो, जल के द्वारा जाएगी और एक परत बना लेगी, दूसरे साल इसके ऊपर जाएगी एक और परत बना लेगी, तीसरे साल इसके ऊपर जाएगी एक और परत बना लेगी, चौथे साल इसके ऊपर एक और परत बना लेगी। जो पहले से अपने पास जमी हुई मृदा है, इस मृदा में क्या होता है? अपक्षय की क्रिया चलती रहती है, और अपक्षय की क्रिया चलते रहने के फलस्वरूप ये जो मृदा होती है इनका कणाकार क्या होता चला जाता है? महीन होता चला जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो कणाकार होता है इनका, खादर का, वो क्या होता है? पतला होता है। ठीक है,
जबकि ये किस आकार की होती है, मोटे आकार की होती है, मुख्य रूप से ये बालू की तरह होती है, यानी और अपन बोल सकते हैं इनका आकार क्ले की तरह कम होता चला जाता। अपन ऐसा नहीं बोलेंगे क्ले ही बन जाएगी या मृतिका बन जाएगी, लेकिन इनका आकार, कणों का जो आकार होता है कणाकार, इनका कम होता है खादर का और बांगर का ज्यादा होता है। कारण क्या है कि अपक्षय की क्रिया से क्या होते हैं, ये जो बड़े कण हैं, देखो आ जाकर बड़े कण जम गए और जमने के बाद में क्या होंगे, धीरे धीरे में अपक्षय की क्रिया चलती रहेगी। अपक्षय की क्रिया के फलस्वरूप ये जो बड़े कण थे ये छोटे छोटे कणों में टूटते रहेंगे और टूटने के फलस्वरूप जो पुरानी मृदाएं उनको खादर कहेंगे अपन, यानी यहाँ पे अपक्षय की क्रिया ज्यादा है ऊपर वाले की तुलना में और अपक्षय की क्रिया ज्यादा है तो जो कणों का आकार होगा वो कम होता चला जाएगा। ऐसे बांगर की बात करें तो बांगर में कणों का आकार मोटा होता चला जाएगा। ये तो था अपना जलोढ़ मृदाओं का मुख्य रूप से कि जलोढ़ मृदा किसे कहेंगे, जलोढ़ मृदा का क्षेत्रफल कितना होता है। अब बात करते हैं जलोढ़ मृदा में ही कि जो जलोढ़ मृदाएं होती है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। तो देखो ये मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्र में पाई जाती है जहां पे जो नदियां आकर समुद्र में मिलती है। तो यहाँ पे देखो ये नदियां आकर समुद्र में मिली है, इस स्थान पर मुख्य रूप से इन मृदाओं का निर्माण होता है और ये ज्यादातर साधारणतः सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, यूपी में पाई जाती है, यानी उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदाएं सर्वाधिक पाई जाती है। देखो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे मुख्य रूप से क्या क्या चीज अपन ने देखी है। देखो जल के द्वारा हो रहा है, परतों के रूप में जो मिट्टी है वो जमा हो रही है, परतदार चट्टान का है, पुरानी जो मिट्टी जमी हुई है उसको खादर कहेंगे, नई वाली को बांगर कहेंगे। खादर के कणों का आकार कम होता है, बांगर के कणों का आकार मोटा होता है। ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। आपने देखा होगा साधारणतः जो मिट्टी होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय क्या होता है, जहां पानी इकट्ठा होता है वहां वो परत के रूप में जमा हो जाती है। अगर उस परत को अपन क्या करेंगे, हिलाएंगे नहीं और दूसरे साल फिर से बारिश होगी, फिर से उसके ऊपर एक और परत जाकर जमा हो जाएगी, तो ऐसे क्या होता है एक के ऊपर एक परत जमा हो रही है और ये जल के द्वारा हो रही है। इसलिए इसको अपन बोल सकते हैं कि इन मृदाओं का निर्माण जल के द्वारा होता है और इनको अपन बोलते हैं जलोढ़ मृदा। जल के द्वारा हो रहा है इसलिए इसको जलोढ़ मृदा बोला है और इनमें परतों के रूप में जो मिट्टी होती है वो जमा होती है, इसलिए इनको परतदार मृदा कहा जाता है। पुरानी को खादर, नई को बांगर। पोषक तत्वों की बात करें तो पोषक तत्व वैसे तो इसमें नाइट्रोजन तथा जो कार्बनिक पदार्थ हैं अपने उनकी क्या होती है, कमी होती है, लेकिन बाकी और मृदाओं की तुलना में भारत में सबसे ज्यादा उत्पादक मृदा यही है। भारत की जो सबसे उत्पादक मृदा है वो ये। उर्वरक मृदा की बात नहीं कर रहे हैं, मृदा उत्पादकता और मृदा उर्वरता में फर्क है। उर्वरक मृदाएं जो आपकी काली मृदाएं होती है या अपन जिनको जिनको बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल या कपास ये मृदा, काली कपास मृदा, तो काली मृदा क्या होती है, उर्वरक होती है लेकिन उत्पादक नहीं होती। वो अपन काली मृदा में पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसी के बारे में लेंगे कि वो इतनी ज्यादा उत्पादक क्यों नहीं होती, उनकी उर्वरक क्षमता सबसे ज्यादा होती है। फिर भी इन मृदाओं को अपन बोलते हैं कि भारत में सर्वाधिक उत्पादक मृदाएं कौन सी होती है, जलोढ़ मृदाएं होती है। नेक्स्ट मृदा की बात करते हैं अपन काली मृदा की, जिसको अपन बोलते हैं कपासीय मृदा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है। जो दूसरी आपकी सबसे मुख्य मृदा है वो है काली मृदा या जिसको अपन बोलते हैं कपासीय मृदा। तो देखो जो काली मृदा होती है इनको अपन बोलते हैं कि काली मृदा का निर्माण में मुख्य रूप से अपन बात करते हैं, काली मृदा पढ़ रहे हैं, मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ, क्ले या फिर जिसको अपन बोलते हैं मृतिका। इसमें मृतिका की मात्रा या क्ले की मात्रा ज्यादा होती है बाकी सभी मृदाओं की तुलना में। और क्ले के आकार होते हैं या क्ले के जो कणों का आकार होता है वो कणों का आकार बहुत कम होता है और बहुत कम होने के कारण सतह क्षेत्रफल ज्यादा होता है। क्या होता है? सतह क्षेत्रफल ज्यादा होता है। अब सतह क्षेत्रफल ज्यादा है तो आपको पता होगा अपन ने आयन विनिमय पढ़ा था। आयन विनिमय में देखा था कि जैसे जैसे सतह क्षेत्रफल बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे क्या होता है, जो मृदा होती है अपनी उसकी धनायन विनिमय क्षमता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि सतह क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो ज्यादा धनायन आकर उससे जुड़ेंगे और ज्यादा धनायन जुड़ रहे हैं तो ज्यादा धनायन विनिमय होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि जो काली मृदा होती है उनकी धनायन विनिमय क्षमता या कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जिसको सीईसी बोलते हैं वो ज्यादा होती है। और कितनी होती है? 30 से 60 सेंटीमोल पर केजी।
अपन ने पढ़ा था जैसे जैसे धनायन विनिमय क्षमता बढ़ती है या बेस संतृप्ति प्रतिशत बढ़ता है, वैसे वैसे मृदाएं होती है वो उर्वरक होती चली जाती है। क्या होती चली जाती है? उर्वरक होती चली जाती है। अब देखो यहां पे मुख्य रूप से समझने वाली बात है कि ये मृदा उर्वरक तो है लेकिन उत्पादक इतनी अच्छी नहीं हो पाती। कपास की खेती या गेहूं की खेती के लिए तो फिर भी ये ठीक है, लेकिन बाकी और फसलों के लिए इसको इतनी अच्छी नहीं माना जाता। कारण क्या है? देखो इसमें मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ ज्यादा होता है? क्ले कणाकार ज्यादा होता है। देखो दो टाइप के कणाकार होते हैं, क्ले और बालू। आपने पहले भी पढ़ा होगा। क्ले के अंदर क्या होते हैं? कणों का आकार बहुत कम होता है और कणों का आकार बहुत कम होने के कारण जो रंध्रावकाश होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। रंध्रावकाश होते हैं वो ज्यादा होते हैं। बालू में कणों का आकार बड़ा होता है, कणों का आकार बड़ा होने के कारण रंध्रावकाश कम होते हैं। अब दो प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। एक रंध्र होते हैं सूक्ष्म रंध्र और दूसरे रंध्र होते हैं वृहत रंध्र। कैसे होते हैं? एक होते हैं सूक्ष्म रंध्र और दूसरे होते हैं वृहत रंध्र। सूक्ष्म रंध्रों में हमेशा क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है और वृहत रंध्रों में वायु पाई जाती है। देखो क्ले के अंदर रंध्रावकाश तो ज्यादा है और रंध्रावकाश ज्यादा होने के साथ साथ इसमें कौन से रंध्र पाए जाते हैं? मुख्य रूप से सूक्ष्म रंध्र। ऐसे ही बालू में रंध्रावकाश भी कम है, इसके साथ साथ इसमें अगर रंध्रों की बात करें तो यहाँ पे वृहत रंध्र पाए जाते हैं। सूक्ष्म रंध्रों में क्या रहता है? जल रहता है। वृहत रंध्रों में क्या रहती है? वायु रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्ले मृदा में जल की जो जल धारण क्षमता होती है मृदा की वो ज्यादा होती है। जल धारण क्षमता ज्यादा होने के कारण जो वायु वाला स्थान है वो भी जल के द्वारा धारण कर लिया जाता है। अपन ने पढ़ा था कि क्ले में 50 से 60% तक रंध्रावकाश होता है, जबकि बालू में 20 से 30% तक होता है। अपन ने स्टार्ट में और पढ़ी थी क्या? मृदा के अवयव। अवयव में अपन ने 4 अवयव पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? 45% खनिज पदार्थ, 5% कार्बनिक पदार्थ, 25% मृदा जल, 25% मृदा वायु। ये ठोस भाग है, ये बाकी 50% अठोस भाग है। अठोस भाग में जल और वायु पाई जाती है। जितना महत्वपूर्ण जल है पौधे की वृद्धि और विकास में, उतनी ही महत्वपूर्ण क्या है? वायु। इसका मतलब जल के साथ साथ वायु का होना भी जरूरी है। अब देखो यहाँ पे ये उर्वरक तो है लेकिन जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण इनमें क्या होता है? वायु के जो अवकाश होते हैं या वायु वाले जो रंध्र हैं वो कम होते हैं। इसकी वजह से पौधा श्वसन की क्रिया नहीं कर पाता है और श्वसन की क्रिया नहीं करेगा तो उपापचय क्रिया नहीं होगी अच्छे तरीके से, और उपापचय क्रिया अच्छे तरीके से नहीं होगी तो पौधे की वृद्धि और विकास भी अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो यह कारण है कि ये मृदाएं उर्वरक तो होती है लेकिन उत्पादक इतनी अच्छी नहीं होती है। दूसरी अपन ने बात की थी, लास्ट टाइम पे बात की, वो काली मृदाएं क्या होती है? कौन से पैतृक पदार्थ से बनती है? बेसाल्ट नामक पैतृक पदार्थ से बनती है। और बेसाल्ट किसका उदाहरण है? क्षारीय मृदाओं का उदाहरण है या क्षारीय चट्टानों का उदाहरण है। पैतृक पदार्थ है तो इससे बनने वाली मृदा भी क्षारीय ही होगी। तो मुख्य रूप से अपन बात कर रहे हैं कि जो बेसाल्ट होता है वो एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है और आग्नेय भी कौन सी? क्षारीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि इन चट्टानों के अंदर क्या ज्यादा पाया जाता है या इन चट्टानों में जो पीएच की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनका जो प्रकृति होगी वो क्षारीय, तो पीएच भी क्या होगा इनका ज्यादा। तो ये मृदाएं हल्की क्षारीय होती है और ये मुख्य रूप से कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। सबसे ज्यादा किसमें प्रयोग में लाते हैं? कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा इनको उपयुक्त माना जाता है। इनके क्षेत्रफल की बात करें तो इनका क्षेत्रफल होता है 74 मिलियन हेक्टेयर और वहीं पे अपन बात करें ये दूसरी पोजीशन पे होती है, 15% इनका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके तीसरी मृदा की। तीसरी कौन सी मृदा है आपके पास में? लाल मृदा। लाल मृदा की अगर अपन बात करते हैं तो लाल मृदा वैसे तो आपके सबसे कम पाई जाती है, लेकिन देखो लाल के साथ साथ यहाँ पे पीली मृदाओं को भी अपन इसी में गिनते हैं। तो लाल और पीली मृदाएं दोनों मिलाकर नए वर्गीकरण के अनुसार दूसरे नंबर पर आती है। कितनी? 18.3% तक ये मृदाएं पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक जलोढ़, फिर लाल प्लस पीली, फिर काली मृदाएं पाई जाती है। ये इनका क्रम हो गया। अब जो लाल और पीली मृदाएं है, लाल मृदाओं का रंग या अपन बात करते हैं, लाल रंग के लिए जिम्मेदार कारक आयरन है या लोहा है। लोहे के कारण क्या होता है? लाल रंग आता है।
तो इन मृदाओं में आयरन तथा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की क्या होती है, अधिकता होती है। और आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड अधिक है, तो आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मृदा को कैसा बना देते हैं, अम्लीय। कैसा बनाते हैं, अम्लीय। अपन ने अम्लीय मृदाओं में पढ़ा था, या अभी नेक्स्ट जो आपके लेक्चर आएंगे अम्लीय मृदाओं के बारे में पढ़ेंगे अपन वहां पे, तो उसमें अपन देखेंगे कि जो अम्लीय मृदा होती है उसमें हाइड्रोजन की अधिकता के साथ साथ आयरन और एल्यूमिनियम की भी अधिकता होती है, क्योंकि आयरन और एल्यूमिनियम भी किसका निर्माण करते हैं, अम्लीय मृदाओं का निर्माण करते हैं। तो इनका पीएच हल्का अम्लीय होता है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाएगा, हल्का अम्लीय होता है। आयरन और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड हैं वो फॉस्फोरस से क्रिया करके क्या कर देते हैं, फॉस्फोरस को पौधों को प्राप्त नहीं होने देते हैं। यहाँ पे बना लेंगे आयरन फॉस्फेट और एल्यूमिनियम फॉस्फेट, इसको अपन बोलते हैं फॉस्फोरस का स्त्रीकरण। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो लाल मृदाएं होती है उनमें क्या होता है, फॉस्फोरस का स्त्रीकरण सर्वाधिक होता है। लाल मृदाओं में जो नोड्यूल पाए जाते हैं उनको अपन बोलते हैं कैंकर नोड्यूल भी बोल सकते हैं, या फिर अपन इनको जो लाल मृदाएं होती हैं बेसिकली जिनको अपन लाल या पीली मृदाओं में भी गिन सकते हैं, उनमें आयरन और एल्यूमिनियम की अधिकता के साथ साथ फॉस्फोरस की तो कमी हो रही है, इसके साथ साथ कुछ और भी पोषक तत्व है जिनकी कमी होती है। जैसे अपन बात करते हैं नाइट्रोजन की कमी होती है, कार्बनिक पदार्थ की इनमें कमी होती है, इसके अलावा आपके कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व की भी क्या होती है, इसमें कमी हो जाती है। तो यहाँ पे जो नोड्यूल पाए जाते हैं वो कैंकर नोड्यूल होते हैं। कौन से होते हैं, कैंकर नोड्यूल पाए जाते हैं यहाँ पे। और इन मृदाओं में, या अपन बात करते हैं काली मृदाओं के बारे में, अभी अपन ने यहाँ पे भूल गए थे लिखना कि काली मृदाएं सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मृदा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। ऐसे ही लाल मृदाएं सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है। देखो, जलोढ़ मृदाएं सर्वाधिक यूपी में, काली मृदाएं महाराष्ट्र में, लाल मृदाएं तमिलनाडु में पाई जाती है। लाल मृदाओं में फास्फोरस का स्थिरीकरण होता है, हल्का अम्लीय इनका पीएच होता है। इनकी धनायन विनिमय क्षमता की बात करें तो इनकी सीसी या धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है, 25 से 40 सेंटीमोल पर केजी। ये इनकी क्या होती है, धनायन विनिमय क्षमता होती है। तो ये तीन मुख्य रूप से अपन ने मृदाएं आज पढ़ी हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें बाकी जो मृदाएं बच गई है उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे। एक बार इसको फास्ट रिकेप कर लेते हैं। देखो, जलोढ़ मृदा से ज्यादातर क्वेश्चन आता है, कहाँ बनती है, यूपी में। भारत में सर्वाधिक मृदा कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में सबसे उत्पादक मृदा है जलोढ़ मृदा है, उर्वरक मृदा है काली मृदा है। काली मृदा की धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है। और अपन इसके अलावा बात की थी कि काली मृदाएं सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, लाल मृदाएं तमिलनाडु में पाई जाती है। लाल मृदाओं में आयरन की अधिकता होती है, जिसके कारण वो फास्फोरस से क्रिया करके आयरन फॉस्फेट बना लेता है, और एल्यूमिनियम फॉस्फेट बना लेता है, जो फास्फोरस का स्थिरीकरण करता है और कैंकर नोड्यूल का निर्माण हो जाता है। अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फास्फोरस का स्थिरीकरण सर्वाधिक लाल मृदाओं में होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके। और जो लाल मृदाएं हैं उन मृदाओं की जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वो 25 से 40 सेंटीमोल पर केजी होती है। नेक्स्ट अगर अपन ने बात की थी जो से एरिया के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, भारत में सर्वाधिक जलोढ़, उसके बाद लाल प्लस पीली, फिर काली। अगर लाल प्लस पीली नहीं आता, अकेला लाल आता है तो दूसरे नंबर पर काली मृदा आ जाती है। काली मृदा कपास की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सभी फसलों के लिए उपयुक्त जलोढ़ मृदा को माना जाता है। यही मुख्य रूप से क्वेश्चन आते हैं आपके। इसी के साथ आज का लेक्चर अपन यहीं कंप्लीट करते हैं, बाकी मृदाओं को अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।